शायद मेरे ख्याल से। है ना? हाँ, तो दो एक डीपीपी कर लेते हैं ताकि दो कर करके 30 तक का अपना वो पूरा हो जाएगा। है ना? चलो, तो आंसर तो डीपीपी के तुम लोगों के पास थी। है ना? हम करते हैं डीपीपी नंबर 28 और 29 पूरी कर लेते हैं। है ना? फिर 30 कल कर लेंगे और कल अपन एनसीईआरटी भी कर लेंगे। चलिए, तो डीपीपी नंबर 28 आंसर तो अपने पास नहीं। डीपीपी नंबर 28 में कोई डाउट हो तो बोलिए। डीपीपी नंबर 28, डीपीपी नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में अगर कोई डाउट हो तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको ध्यान हो तो ये अपने क्वाड्रेटिक का सवाल है। क्वाड्रेटिक के एक्सरसाइज 2 का सवाल है ये। एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड, एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड का लास्ट सवाल है ये। अगर आपको याद आता हो, एक्सरसाइज 2 पार्ट सेकंड का लास्ट सवाल है जिसके 4 ऑप्शन थे। सेम सवाल है ना? ये कह रहा है कि इसमें और इसमें सेम है ना? पीएक्स आप कोई भी क्वाड्रेटिक ले लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। है ना? मोनिक पोलिनोमल का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना? तो अच्छा, मुझे बताओ, अपनी दिवाली की छुट्टी कब से लग रही? दिवाली की छुट्टी तो लगी, वो क्या नाम से, बोर्ड के लिए प्री बोर्ड की छुट्टी कब से लग रही है? प्री बोर्ड वाली 29, 29 ये जो अभी 29 आएगी 29 नवंबर से ना? अच्छा, 29 नवंबर है। 29 नवंबर मतलब अपने पास कितने वीक हैं? ये वाला वीक है 15 और 14, इसके बाद 2 वीक और रहेंगे। अच्छा, नहीं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ ना कि अपन 29 के पहले पहले वेक्टर 3D कंप्लीट कर लेंगे ना। 29 के पहले पहले अपने को वेक्टर 3D कंप्लीट कर लें और अपनी वो एलपीपी वगैरह कंप्लीट करें। है ना? कॉम्प्लेक्स तो अपन उसके बाद करेंगे, प्री बोर्ड के बाद। भाई कॉम्प्लेक्स की तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की टेंशन मतलब कॉम्प्लेक्स तो क्या है, वैसे भी 12th के सिलेबस में नहीं है ना, 11th के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 11th के सिलेबस में, 12th के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं। है ना? तो अपन मेन अपना टारगेट है कि वेक्टर 3D अपना पूरा हो जाए ताकि अपना एकड़ का सिलेबस हो जाए। है ना? वेक्टर तो अभी है बाकी, पर हाँ अपनी कोशिश ये है कि इस वीक और नेक्स्ट 2 वीक में अपन अपना वेक्टर पूरा कर लें। हाँ, विथ शीट ही करने की कोशिश रखेंगे कि जाने से पहले विथ शीट अपन वेक्टर 3D, नहीं बोर्ड का वेक्टर 3D तो कब का हो जाएगा? बोर्ड का तो क्या है, बोर्ड का तो कभी भी हो जाएगा। बोर्ड का तो करीबन 50-60% हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा क्लास तो मैं कोई भी नहीं लूंगा। है ना? एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं लूंगा। है ना? हाँ, पर कोशिश है कि अपन अपना बोर्ड का सिलेबस कर लेंगे। हाँ, एलपीपी कोई बड़ा इशू नहीं है, वो कर लेंगे अपन। है ना? अच्छा, टर्म 1 में वेक्टर नहीं आ रहा है। आनंद कुमार लिख रहा है कि टर्म 1 में वेक्टर आ ही नहीं रहा है, मत परेशान हो। अच्छा। खैर चलो, लेकिन अपन तो अपने हिसाब से चलेंगे ना। हम्म, हम्म। खैर वैसे भी अपना तो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। खैर चलिए, अब अपन करते हैं स्टार्ट। तो अब हम इस सवाल को कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको। इसमें और इसमें एक कॉमन रूट है ना, तो समझो कि इसका कॉमन रूट मान लो आप जो भी इसको मानना चाहो।
कि इसका रूट अल्फा ले लिया अपन ने, तो अल्फा ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी कितना हो जाएगा 0। नाउ अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पी अल्फा, क्योंकि इसके कॉमन रूट है ना, पी ऑफ पी अल्फा है ना, कॉमन रूट है ये अल्फा। अल्फा अपन ने क्या ले लिया, कॉमन रूट ले लिया। तो अब तुम देखोगे पी ऑफ पी अल्फा, तो पी अल्फा तो बेसिकली तुम्हारा 0 होगा भाई, ये एक तरह से पी अल्फा ही तो 0 हुआ है, क्योंकि ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पी ऑफ पी 0 0 हो जाएगा। अब पी 0 का मतलब क्या हो जाएगा, सी। अब पी सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी। सी इसमें से कॉमन ले लो तो 1 प्लस बी प्लस सी। सी का मतलब क्या है पी 0, इसका मतलब क्या है पी। तो अगर अल्फा कॉमन रूट लोगे तो आपका पी 0 इंटू पी डॉट को कितना होना पड़ेगा, 0। नजर नहीं आ रहा, अब नजर आ रहा है। तो अगर ये कॉमन रूट है अल्फा तो पी 0 इंटू पी 1 को कितना होना पड़ेगा, 0। तो ये वहां पे था सवाल। चलिए इसके अलावा पूछिए, 1 to 10 में पूछिए, जल्दी से फटाफट पूछिए। 1 to 10 में डीपीपी नंबर 29 अपना चल रहा है, 1 to 10 में अपने को पूछना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। तो इसकी रेंज ये बोल रहा है, ये एफ एक्स है अपने पास, एफ एक्स है, और एफ एक्स कितना दे रखा है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 ऑफ ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, ये अपने को दे रखा है। अब इसकी रेंज -1 से 1 है ना, तो इसकी रेंज -1 से 1 है, मतलब कॉस पाई बाई 2 ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये -1 से 1 है ना। तो ये कॉस वाली क्वांटिटी -1 से 1 है, तो इसका मतलब अंदर वाली क्वांटिटी 0 से पाई चली जाए, क्योंकि अगर अंदर वाली क्वांटिटी 0 से पाई हुई है ना, तो ये -1 to 1 जाएगा, और ये 0 से पाई होने का मतलब है ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपका चला जाए बेटा 0 से 2। ये आपका कहां से कहां तक चला जाए, 0 से 2, पाई आपने कॉमन लेके हटा दिया। अब आप क्या समझते हैं, आप ये समझते हैं कि ये जो क्वांटिटी होती है, ये जो क्वांटिटी होती है, ये आपके कहां से कहां तक जाती है, ये आपकी जाती है माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 से प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1, माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 से प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप सोचिए, ए तो नेचुरल नंबर है, तो ए नेचुरल नंबर है, तो ए 1 लोगे तो ये -√2 से √2 जाएगा, ए 2 लोगे तो ये -√5 से √5 जाएगा। तो देखो अगर -√5 से √5 जाएगा तो 0 से 2 पूरा आ जाएगा उसमें, अगर -√5 से √5 जाएगा तो 0 से 2 पूरा आ जाएगा इसमें। और अगर आप 1 लोगे ए की वैल्यू तो -√2 से √2 जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू तो कवर करेगा ही नहीं। तो मिनिमम वैल्यू ए की क्या आ जाएगी, 2, जिसके लिए पूरा कवरेज आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, जिसके लिए पूरा कवरेज बन जाएगा, है ना। चलिए और बोलिए, इसमें 11 to 20 में कुछ पूछना हो तो बोलिए। डीपीपी नंबर 29 की बात कर रहे हैं, सॉरी हम बात कर रहे हैं डीपीपी नंबर 28 की। और कुछ पूछना है 28 में तो बोलिए जल्दी से। चलिए 29 में बोलिए कुछ, 29 डीपीपी नंबर 29 में। अभी गगनदीप बेटा जल्दी बोला करो ना, अब आप 28 का 11 अब लिख रहे हो, मैं इतनी देर से पूछ रहा था जब तो आपने बोला ही नहीं। 11 तो बेटा ऑब्जर्वेशन का सवाल है भाई, आप पॉजिटिव इंटीजर रखोगे तो आप जैसे ही 1 डालोगे तो आपको तीनों परफेक्ट स्क्वायर नजर आ जाएंगे, 2 3 4 पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो ज्यादा अच्छा है इसका आंसर ऑब्जर्वेशन से दे दो। अदरवाइज आप वो भी ले सकते हो, एक को ए स्क्वायर लो, एक को बी स्क्वायर लो, एक को सी स्क्वायर लो, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो उस पर जाना कोई समझदारी नहीं है। ज्यादा अच्छा है बाय ऑब्जर्वेशन, हम देख रहे हैं कि n बराबर 1 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, बाकी पे नहीं बन पा रहा है ना, तो ज्यादा अच्छा तरीका वही होगा, क्योंकि मेंस का सवाल है, इससे ज्यादा टिपिकल नहीं जाना है। चलो डीपीपी नंबर 29 में बोल दो फटाफट, किसी का कुछ हो तो।
29 में डीपीपी नंबर 29, ये तो सर्किल बन जाएगा ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में तो एक सर्किल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्किल बन जाएगा ना। देखो, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया, दोनों को प्लॉट कर लो भाई। आपको एलिप्स प्लॉट करना आता है, पहले वाला एलिप्स बन रहा है, दूसरा वाला आपका एक सर्किल है और एक एलिप्स है, दोनों को प्लॉट कर लो। P इज ए पॉइंट पाथ ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया, है ना, एंड इट इज ऑलवेज ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3/2, 0 इज इट्स रीजन। तो 3/2, 0 से फिक्स डिस्टेंस, इसका डायग्राम बना लो। एक तो एलिप्स बन रहा है और एक सर्किल बन रहा है ना, तो इसका डायग्राम बनाओ आप। तो वो डायग्राम बनाते ही आसानी से नजर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम कहते हैं, एक तो एलिप्स बन रहा है। एलिप्स क्या बन रहा है, x² अपॉन 100, तो 4 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। तो b बड़ा है तो वर्टिकल बन जाएगा बेटा, ये हॉरिजॉन्टल वाला नहीं बनेगा ना। ये तो आ जाएगा आपका 2,0 और ये कितना आ जाएगा 0,5, है ना। और सर्किल क्या बन रहा है, x-4 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल्स टू कितना आ रहा है, अपने को प्लस का 7 चाहिए, तो ये बनेगा कितना 16 बनेगा, तो 9 आ जाएगा उसका। तो रेडियस 3 हो गया, सेंटर 4,0 हो गया, तो ये 3 ये 4,0 सेंटर है और रेडियस है इसकी 3, तो करीबन यहाँ से कट करता हुआ बनेगा ना, 3 रेडियस ही तो आएगी, 3 रेडियस, ये 1,0 होगा, रेडियस 3 आ रही है ना, तो सेंटर आ रहा है 4,0, तो ये 2 था, ये 3 था, ये 4,0 इसका सेंटर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 3/2, तो 3/2 इसका बीच का पॉइंट होगा ना, तो एक सर्किल ही तो बनेगा ये मैक्सिमम एरिया का, जो दोनों को टच कर जाएगा, क्योंकि इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रखनी है इसकी, तो ये सेंटर है ही सही, ये सेंटर हो जाएगा और रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ। 3/2, 0 तो सेंटर हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगी। तो बस ऑब्जर्वेशन का सीधा सा सवाल है ना? हो जाएगा ये, है ना, सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, सर्किल आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा तो ये आ जाएगा। मैक्सिमम एरिया का चाहिए क्लोज इंटरवल, है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, है। क्वेश्चन नंबर 5 भी पूछना है। 5 तो ये अपनी क्लास नोट्स का सवाल है, 5 तो बेटा क्लास नोट्स का सवाल है गगनदीप। ये अपन ने कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी में क्लास नोट्स में कराया और मैंने इसको स्टार भी लगवाया है, ये मेंस एडवांस में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, ये उसको डिवाइड करते हैं अपन, है ना। अब तुम शायद भूल गए हो, मुझे नहीं पता, पर ये क्लास नोट्स में और अपन ने स्टार भी लगा रखा है इसको। दोनों तरफ लिमिट x टेंड्स टू y ले लेते हैं, तो ये तुम्हारा f'(x) बन जाएगा और ये हाफ आ जाएगा। ये f'(x) बन जाता है, f'(x) मान लो या f'(k) मान लो, जो भी मानो, तो वो हाफ से छोटा आ जाएगा। लेकिन इसने f'(x) को हाफ से बड़ा दे रखा है, हमारे हिसाब से f'(x) हाफ से छोटा आ रहा है, तो अल्टीमेटली f'(x) को कितना होना पड़ जाएगा, हाफ। और f'(x) हाफ होगा तो fx कितना होगा, हाफ x प्लस सी, x/2 प्लस सी हो जाएगा बस, तो उससे फंक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तब और कुछ हो तो जल्दी से बोलो, फिर आगे क्लास नोट्स निकाल के पढ़ेंगे। और कुछ हो तो बोलो बेटा फटाफट इसमें, और कुछ हो तो बोलो जल्दी से। टीपीपी नंबर 29 में जल्दी बोलो, देखो टाइम नहीं करना है अपने को। 29 में और कुछ है, क्वेश्चन नंबर 9 एक पूछ रहा है। अरे 9 तो आसान है बेटा, ये tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदल लो यशवंत, tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदल लो, है ना। अपन ने कई बार करा है ये, tan इनवर्स को cot इनवर्स में लिख दो, दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक होगा, फर्स्ट और लास्ट बचेंगे, बाकी सारे आंसर आ जाएंगे। तो जैसे आप इसकी tn लिख लो, tn कितनी हो जाएगी, cot इनवर्स में दे रखा है, cot इनवर्स कितना दे रखा है, अगर आप फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो 2n+1 प्लस 1/2n, ये दे रखा है ना। ये सेम सवाल है अपने पास, तुम एक बार मेरे ख्याल से तुम लोगों ने 2n+1 प्लस 1/2n, तो tn बराबर tan इनवर्स में कितना हो जाएगा,
टू की पावर एन अपॉन 1 प्लस टू की पावर एन इंटू टू की पावर एन प्लस 1। और ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टू की पावर एन प्लस 1 माइनस 2n। इसका डिफरेंस टू की पावर एन ही आता है। और दिखना ही बंद हो गया है। तो ये हो गया ना tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। यस और नो बोलो यशवंत जल्दी से। ये tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी हो जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से कर लोगे। tan इनवर्स टू की पावर एन प्लस 1 माइनस tan इनवर्स टू की पावर एन। यस और नो बोलो जल्दी से। nth टर्म को दो टर्म के डिस्टेंस में ब्रेक कर दिया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़े। 10 तो उससे हो जाएगा, इसको उसमें बदल लेना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना, उसमें कन्वर्ट कर लो तीनों को। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 लिखा हुआ है ये, अगर ढंग से देखोगे तो, है ना। चलिए ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। और कल अपन क्या डिस्कस कर लेंगे? कल अपन वो एनसीईआरटी की 10.3 डिस्कस कर लेंगे और डीपीपी नंबर 30 डिस्कस कर लेंगे, है ना। एनसीईआरटी की 10.3 और डीपीपी नंबर 30 ये अपन कल कर लेंगे। फिर कल मैं आपको वेक्टर 3D की शीट का होमवर्क भी दे दूंगा, है ना। कल फिर वेक्टर 3D की शीट का और एनसीईआरटी का दोनों का होमवर्क देंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम आते हैं किस पे? क्लास नोट्स पे। चलो, तो अगर क्लास नोट्स पे हम आए तो हमने जाने से पहले डॉट प्रोडक्ट पूरा कर लिया था, है ना। और जैसा मुझे याद आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट से अपन ने सवाल भी कर लिए थे, और उस पर कुछ पर्टिकुलर बोर्ड वाले जो सवाल थे वो करा दिए थे क्या मैंने? कुछ बोर्ड वाले सवाल भी करा दिए थे क्या? ओनली फॉर बोर्ड वाले? ठीक है, चलो वो भी करा दिए थे। तो अब अपन आ जाते हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। चलो भाई, तो अब हम आते हैं बेटा क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जैसे उसमें डॉट होता था तो उसके रिप्रेजेंटेशन में बीच में डॉट आता था, इसमें क्रॉस है तो रिप्रेजेंटेशन में बीच में क्रॉस आएगा। चलिए, तो इसमें लिखें फिर वही क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स and B is denoted by A cross B and defined as A cross B कितना होता है अपने पास? mod A mod B sin थीटा n के, mod A mod B sin थीटा n के, है ना। mod A mod B sin थीटा n के, A cross B mod A mod B sin थीटा n के। अब वो ऑब्वियसली वो एक स्केलर था, ये एक वेक्टर होगा, है ना। mod A mod B, ठीक है। तो इसमें थीटा तो वही होगा, ए और बी के बीच का एंगल। एन केप के बारे में नीचे लिख लो, ए क्रॉस बी बराबर mod A mod B sin थीटा एन केप, और नीचे लिख लें एन केप इज ए यूनिट वेक्टर, एन केप इज ए यूनिट वेक्टर, एन केप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर, perpendicular to A and B vector, and K is a unit vector perpendicular to A and B vector such that A, B and N K, such that A, B and N K, A, B and N K form a right-handed system, form a right-handed system such that A, B and N K, A, B and N K form a right-handed system। ये ए बी और एन के क्या बनाते हैं? एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एन के हम किससे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। फिजिक्स वालों ने कुछ बता भी रखा होगा ना, राइट हैंड थंब रूल।
हाँ मतलब ये एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, तो जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड इसके ऊपर। हाँ ऐसे होता है ना। हाँ हाँ फिजिक्स में कई बार कर रखा होगा, हालांकि अपने यहाँ इतनी ज्यादा डायरेक्शन वायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, अपने यहाँ बिना डायरेक्शन के 99% सवाल हो जाते हैं, है ना। तो एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। हाँ थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का मतलब यही होता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर, तो एन कैप ऊपर की अपर डायरेक्शन में आ गया, है ना। ठीक है चलिए लिख लिया, एन कैप ये लिख लिया ना, ए एंड बी फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। अब हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखनी है ना। अब लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे ना, वो हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को देख देख के लिखेंगे कि वहां डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या लिखा था और यहाँ क्या लिखेंगे। तो चलो अब सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज बताओ, सबसे पहले नंबर पे हमने क्या लिखा था, वही चीज यहाँ पे लिखेंगे। हाँ वहां से देख के लिखेंगे, वहां जो डॉट में लिखा था वही चीज हम क्रॉस में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या मीनिंग है और क्या चेंज हो रहा है, ताकि हमें थोड़ा सा याद रहे। तो वहां हमने सबसे पहले लिखा था कि ये जो होता है डॉट प्रोडक्ट वो एक